Hello class, I am Radha Pandey and once again we are going to learn a chapter of class 11 biology that is biomolecules. आज की क्लास में हम लोग फिर से एंजाइम के बारे में ही बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने एंजाइम्स के बारे में ही बात किया था, लेकिन आज हम उसके बारे में कुछ और नई बातें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आइए, एंजाइम के अंदर मैं आपको एक टॉपिक क्लियर करना चाहती हूँ। एक टर्म है जो आज मुझे क्लियर करना है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखना जरा ध्यान से, मैं यहाँ टॉपिक लिख लेती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। समझो जरा, वैसे तो ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, जो आप में से 12th पास होंगे उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स में भी इस टर्म को पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी जानना है। तो देखना जरा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं अगर इसको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में अगर उसको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कह सकती हूं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed in a per unit time, amount of product formed per unit time is called rate of reaction. क्या बोला मैंने? किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी यूनिट टाइम में, है ना, वो टाइम का आपका जो यूनिट है वो आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब सेकंड ले सकते हो, मिनट ले सकते हो, आवर ले सकते हो, डे ले सकते हो, इट जस्ट डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्ट बन जाता है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, यही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो सोचकर देखो, बेसिकली क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब तो यही हुआ ना कि कितना रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, कितना फास्ट रिएक्टेंट टूट करके और तेजी से फटाफट प्रोडक्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या ये स्पीड नहीं है क्या रिएक्शन का, कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट चल सकता है। अगर मैं किसी दो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरिजन कर रही हूं तो मैं एक्चुअली क्या कंपेयर कर रही हूं? मैं स्पीड ही तो कंपेयर कर रही हूँ। कि मैं अगर बोलती हूँ कि इस रिएक्शन का, मैं इसका एग्जांपल अभी आपको दूंगी, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लोग लेंगे अपने बुक के, अपने बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन से जोड़ करके लेंगे। लेकिन पहले समझो जरा, एक आम भाषा में समझने की कोशिश करो इस बात को कि अल्टीमेटली डिस्कस क्या कर रहे हैं हम लोग, किस चीज के बारे में बात चल रहा है। बात तो यही कर रहे हैं ना कि अगर मैं बोल रही हूँ कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा है इस रिएक्शन के कंपैरिजन में, तो मीनिंग क्या हुआ कि ये ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है एक फिक्स टाइमिंग में। मतलब अगर 1 मिनट में ये जो है 500 मॉलिक्यूल बनाता है तो ये कहीं 50 मॉलिक्यूल बना रहा है, इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। मतलब इसके रिएक्टेंट फटाफट टूट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसके रिएक्टेंट उतनी तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो बेसिकली स्पीड ही तो डिस्कस कर रहे हैं कि रिएक्शन का स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से चल रहा है। तो मैं कह सकती हूं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको आप स्पीड भी कह सकते हो, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो, स्पीड ऑफ रिएक्शन। और इंटरेस्टिंगली अगर इस रिएक्शन का डायरेक्शन पहले से पता हो कि किस तरफ प्रोसीड करने वाला है तो आप इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। सही है, क्योंकि इसमें अंतर क्या हुआ, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है। तो आपको अगर पता हो कि रिएक्शन को किस तरफ जाना है, क्या प्रोडक्ट बनना है, तो अल्टीमेटली आप उसको वेलोसिटी भी कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्शन क्या है रिएक्शन का। स्पीड तो मालूम ही है, मतलब मैग्नीट्यूड तो मालूम ही है, साथ में आपको डायरेक्शन भी पता है, दैट्स वाई वो वेलोसिटी भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो आओ लिख लेते हैं कि आप इसको चाहो तो स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो, कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट, कितना स्पीडली मूव कर रहा है, कितना स्पीडली चल रहा है, और उसके रिएक्टेंट कितना फास्ट चल करके, कितना फास्ट अपने डिस्टेंस को कवर करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब एक चीज सुनना जरा, एक पॉइंट है, देखना जरा, जो कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती हैं, कैटेलाइज का मतलब वो होता है कि जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज किया गया हो। ठीक है, और हमारे लिए यहाँ पर कैटलिस्ट का बात अगर जब भी आएगा तो एंजाइम का बात आएगा, क्योंकि हम लोग बायोकेमिकल कैटलिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती हैं, कैटेलाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड फास्टली देन अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। जितनी भी कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है वो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन से बहुत फास्ट मूव करती हैं, बहुत तेजी से प्रोसीड कर जाती हैं। मतलब जिस भी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होता है
जिस भी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का यूज कर रहे हो वो तेजी से मूव कर जाता है। अब ऐसा क्यों, ये भी एक सवाल है। बट इस क्वेश्चन के आने से पहले हम लोग एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट मूव करता है इन कंपैरिजन टू अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो देखना जरा, आपकी बॉडी में एक रिएक्शन होता है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, देखना जरा, CO2 प्लस H2O आपस में मिल करके और H2CO3 बना लेते हैं। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, जुड़ करके कार्बोनिक एसिड बना लिए हैं। सही है, और इस रिएक्शन का मैं दो तुमको सिनेरियो दिखाती हूं, दो इसका पार्ट है, देखना जरा। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि ये रिएक्शन occur in absence of enzyme, एब्सेंस ऑफ एंजाइम, कोई यहां पर कैटलिस्ट नहीं है, कोई यहां पर एंजाइम नहीं है, और बिना किसी एंजाइम की मदद के रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। सही है क्या? जबकि जो इसका दूसरा पहलू है वो है कि रिएक्शन occur in presence of एंजाइम, जिसको तुम कैटलिस्ट भी कह लेते हो। और वो कौन सा एंजाइम है भाई? तो उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एक एंजाइम है और इसकी प्रेजेंस में यहां पर ये रिएक्शन प्रोसीड कराया जा रहा है। सही है क्या? ठीक है, अब देखना डिफरेंस क्या आएगा। मतलब पक्का है, एक चीज तो समझ आ गई होगी अभी तक ये बात, कि ये जो रिएक्शन है वो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है, जबकि ये जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आपको कैटलिस्ट इन्वॉल्व है। और हमने ऊपर एक बात पढ़ी, उसी बात को प्रूव करना है। देखना जरा, जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आपको पता चलेगा यहां पर कि यहां पर रिजल्ट में क्या होता है कि 200 है ना, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 of H2CO3 are formed in 1 hour. in 1 hour मतलब आपको हर एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बन रहे हैं, H2CO3 के बन रहे हैं। पर आवर में 200 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सही है, जबकि यहां का रिजल्ट देखना जरा, बहुत ही शॉकिंग और एक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। इस चीज को देखना, 6 लाख मॉलिक्यूल, 6 lakhs molecules of H2CO3 are formed in, अभी देखना और एक इंटरेस्टिंग चीज, 1 सेकेंड। देखो कितना अमेजिंग रिजल्ट आया है। कहा ये एक घंटे में 200 मॉलिक्यूल बना रहा है और कहा ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बना दे रहा है। सच अ इनक्रेडिबल फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। तुम देख सकते हो कितना खतरनाक काम कर रहा है ये कैटलिस्ट। मतलब सिर्फ कैटलिस्ट के इन्वॉल्व होने से सेम रिएक्शन के अंदर रिजल्ट कितना अमेजिंग है और कितना डिफरेंट है। एक वास्ट चेंज है दोनों के रिजल्ट में। आई थिंक तुमको मेरी बात समझ आ रही होगी कि कैटलिस्ट कितना इनक्रेडिबल रोल प्ले करता है किसी भी रिएक्शन को होने में। और इसीलिए याद करो, मैंने एक चीज बोली थी कि लगभग बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितनी भी, सारी की सारी एंजाइम मेडिएटेड होती हैं। कोई भी एंजाइम के एब्सेंस में नहीं होता, हर रिएक्शन को एंजाइम चाहिए होता है। और जब जब तुम आगे पढ़ोगे रेस्पिरेशन चैप्टर, जब तुम पढ़ लोगे, प्लांट फिजियो के बारे में जान लोगे, तब तुमको जान करके और हैरानी होगा कि सेम ही रिएक्शन के अंदर, सेम मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ कुछ कंडीशन केवल डिफरेंट कर दोगे, कुछ एंजाइम्स डिफरेंट कर दोगे और रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट भी आएंगे। इतनी काफी शॉकिंग रिजल्ट्स भी तुमको देखने को मिलेंगी। तो ये एक चीज आई थिंक तुमको क्लियर हो गया होगा और इससे तुम समझ पा रहे होगे कि किस तरीके से। अब यहाँ पर तुम बताओ खुद से सोच करके कि रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ ज्यादा है। कोई डाउट ही नहीं है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। ठीक है, इसका रिएक्शन जो है वो बहुत वास्ट प्रोसीड कर रहा है, जबकि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है। समझ आ रही है? तो आपको यहाँ पर दो चीजें समझ में आई हैं। पहली चीज कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है,
दूसरा कि कैटलिस्ट का रोल कितना जबरदस्त है, इस चीज को भी तुम इस एग्जाम्पल से महसूस कर सकते हो। सही है, चल कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन था पीछे, ठीक है, और उसका भी जवाब, और साथ में एक और चीज है, देखना जरा। ये जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो रिएक्शन क्यों इतना स्लो है? ये रिएक्शन इतना स्लो है, रिएक्शन, ये जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, रिएक्शन इज वेरी स्लो, बहुत बहुत स्लो है। ये इतना स्लो क्यों है, इसका ही जवाब देना चाहते हैं। सुनना जरा, क्यों इतना स्लो है रिएक्शन? तो आओ जरा। अनकैटलाइज्ड reactions are very slow. क्यों भाई? ड्यू टू लार्ज एक्टिवेशन, एनर्जी। सही है, क्या बोला मैंने? ये जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है ये बहुत स्लो है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लार्ज होता है। तो आई थिंक फिर से एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज है, समझना जरा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखने से पहले मैं चाहूंगी कि आप इसको समझो कि क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। वैसे उसका नाम बहुत ही क्लियर आंसर करता है, एक्टिवेट होने वाला एनर्जी, है ना। किसी भी चीज को एक्टिवेट करना पड़ता होगा, तब जाके वो किसी चीज में शामिल होगा, किसी काम में शामिल होगा, कोई प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। तो ये कुछ वैसा ही एनर्जी होगा जो एक्टिवेट करना जानता होगा। अब देखना, इसका बहुत ही एक अच्छा सा ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ भी आपको सीखना चाहिए। देखना जरा, वाई एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, या रिएक्शन प्रोसीड, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख लो, ज्यादा अच्छा है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस तरफ बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये आपका ये एनर्जी का ग्राफ लेवल है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर इस चीज पर आपको एनर्जी पता चलेगा, किसी भी मॉलिक्यूल में कितना एनर्जी है, ठीक है। तो मान लो ये मेरा जो है मार्क है सबस्ट्रेट के लिए, और ये सबस्ट्रेट मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये कुछ ऐसा हो गया, देखना जरा। मैं कुछ चीजें मार्क कर लू जरा, ठीक है, तो बताने में मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, इन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। और ये जो चीज है ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है। सुनना जरा, क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, देखो जरा। एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्राफ के थ्रू, और इस ग्राफ में क्या कह रहा है सुनना।
सब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है भाई, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, मैंने आपको चीज समझाई थी। मैंने आपसे कहा था कि जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, और आपको मैंने कहा था बॉन्ड हमेशा नेचर डिस्क्राइब करता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी केमिकल का जो नेचर है वो उसमें बनने वाले बॉन्ड की वजह से ही डिफाइंड होता है। तो जब भी पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो उसका वो डीनेचर्ड होगा, मतलब अपने नेचर को लूज कर बैठेगा। और जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे भी वहां पे, और नए बॉन्ड के बनने से कुछ नए नए फीचर्स आएंगे उस कंपाउंड के अंदर। तो अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, जिससे प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाती हैं। जो आपका रिएक्टेंट होता है उसकी सारी पुरानी जो बॉन्ड्स होती हैं वो टूटती हैं, और टूटने से वो अपने नेचर को पहले लूज करता है। देन जब नई बॉन्ड बनती है तो उसका नेचर भी बदल के कुछ और हो जाता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि किस तरह से एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। अभी आपके लिए यहाँ पर रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट एक ही चीज है, वैसे तो होता नहीं है प्रॉपरली एक चीज केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी अभी इस टाइम पे आप इसको अलग अलग मत करो। आप सिंपली समझो रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट दोनों को मैं एक ही तरह से आपस में जोड़ के यूज कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ दोनों एक ही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट कर रहे हो आप, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हो आप, तो बेसिकली पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड बन रहे होंगे, जिससे उसका नेचर भी बदल गया होगा। अब प्रोडक्ट का नेचर कुछ और होगा रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। अब देखना उस सबस्ट्रेट के, ध्यान से सुनो, एक सबस्ट्रेट के अंदर अगर वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होना चाहता है तो सबस्ट्रेट के अंदर जितने भी पुराने बॉन्ड्स है उसको टूटने के लिए उनको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी होगी, या उनको उनके मॉलिक्यूल, समझना किसी भी बॉन्ड को टूटने और नए बॉन्ड को बनने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां सबस्ट्रेट के अंदर जो छोटे छोटे इसके इंटिटी लगे होंगे, जो भी लगे हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो आयंस हो, जो कुछ भी हो जिनके बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं, उन सबको एक्टिवेट करने के लिए, उन सबको एक्टिवेट करने के लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। समझ आई आपको मेरी बात? क्या बोला मैंने? यहां पर जो एनर्जी लग रही है उन मॉलिक्यूल्स को क्या करने के लिए? एक्टिवेट करने के लिए। इन सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी एनर्जी को, स्क्रीन वाले साइन को देखो, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी है, और इतनी एनर्जी देने पर ही सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो पा रहा है, एंड देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा है। ये देखो इस तरफ गया तो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस क्या आता है अनकैटेलाइज्ड और कैटेलाइज्ड रिएक्शन में? जो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है उसका एक्टिवेशन एनर्जी ही ज्यादा होता है। मतलब अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ है तो उसके सबस्ट्रेट के उस वहां पर उस अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन में जितने भी सबस्ट्रेट होंगे, उस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस को इस हद तक एक्टिवेट होना होगा ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अगर कोई इस, समझना, इस जो यहाँ पर हिंड्रेंस है, यहाँ पर जो ये एक वॉल बनाया हुआ है, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी वॉल को अगर कोई मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट वाला मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं करता है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सबस्ट्रेट को कम से कम मिनिमम एनर्जी इतनी रखनी होगी, इतना खुद को एक्टिवेट करना होगा कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सही है। अब सोच कर देखो, ये जो हर्डल है बीच में, ये जो बाधा है बीच में, ये बाधा जितनी बड़ी होगी कम लोग पार कर पाएंगे उस बाधा को। ध्यान से सोच कर देखो कि अगर कोई हर्डल बहुत बड़ा है तो उसको बहुत कम लोग ही पास कर पाएंगे, हर्डल छोटा होगा तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग पास कर पाएंगे। अब यही होता है यहां पर भी, जो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जिससे बहुत फ्यू मॉलिक्यूल्स ही ऐसी होती हैं जो खुद को इतना एक्टिवेट करा पाती हैं कि उस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर अपनी एनर्जी बना पाती हैं और उस हर्डल को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाती हैं। जबकि कैटेलाइज्ड रिएक्शन के अंदर जहां पर कैटलिस्ट इन्वॉल्व रहता है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। समझ रहे हो? अपनी पैरवी लगाता है एंड देन अपना रेफरेंस देकर के क्या करता है, जो अपना उसका एक्टिवेशन एनर्जी है उसको ही वो क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है उस हर्डल को, देखो जरा, एक ये जो आपका है ये एक्टिवेशन एनर्जी उसका है जो कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, इतना सा ही एनर्जी है, वहीं अनकैटेलाइज का ये वाला एनर्जी है। सही है। तो कैटेलाइज्ड रिएक्शन के अंदर जो हर्डल है वो हर्डल ही छोटा हो गया, और उसको किसने छोटा कराया? कैटलिस्ट ने।
जिससे से ज्यादा मॉलिक्यूल उस हर्डल को क्रॉस कर जाती हैं, उस बाधा को क्रॉस कर जाती हैं, इस दीवार को क्रॉस कर जाती हैं और वो जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। सही बात है, ओके। तो अब आपको कहीं ना कहीं जाके ये बात समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन स्लो हो जाती हैं, उनके स्लो होने के पीछे कारण क्या है। तो उनके स्लो होने के पीछे का कारण आपको क्लियर हो गया कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लार्ज होता है उनका, सही है। और वो लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी बहुत फ्यू मॉलिक्यूल्स को ही पुश करता है कि वो उस हर्डल को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो मैं एक यहां पर सबसे पहली चीज जो लिखना चाहती हूं वो होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं। तो देखना जरा, मैं लिख सकती हूं क्या कि मिनिमम एनर्जी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी required to the substrate molecules to activate themselves, खुद को इतना एक्टिवेट कर सके and converted into product, क्या बोला मैंने, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स टू एक्टिवेट देमसेल्व्स एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। खुद को इतना, कम से कम इतनी एनर्जी उनके पास हो कि वो खुद को इतना एक्टिवेट कर लें कि वो उस हडल को क्रॉस कर जाएं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। उस मिनिमम एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उससे ज्यादा होगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा, वो वैसे भी आगे यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमको कम से कम जितना भी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है उतना कम से कम चाहिए, तब जाकर के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेगा। क्लियर है क्या। अच्छा, एक टर्म यहां पर मैंने लिखा है ट्रांजिशन स्टेट। मैंने आपको पीछे भी कहा था, आपको याद होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो था वो एंजाइम और सबस्ट्रेट को जोड़ने से बना था, और मैंने कहा था कि ये काफी ज्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, और उसकी जो अनस्टेबिलिटी होती है, वो अनस्टेबिलिटी जैसे जैसे बॉन्ड टूटते हैं फिर नया बॉन्ड बनता है, देन वो एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद जब एंजाइम उससे अलग हो जाता है, फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है, तब जाके कहीं ना कहीं स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो समझना जरा, पहले तो ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को जाने के रास्ते में, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक पहुंचने के रास्ते में बीच में जो स्टेट्स आती हैं उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट आमतौर पे अनस्टेबल स्टेट्स होते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी चीज अगर वो स्टेबल हो गया तो सबस्ट्रेट वहीं पर जाकर के रुक जाएगा, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, अगर वो स्टेबल स्टेट हो गया तो, ठीक है। और उसको प्रोडक्ट तक जाना है तो डेफिनेटली उसको अनस्टेबल होना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो बात को। तो ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो स्टेबल स्टेट नहीं होता। कोई भी चीज स्टेबिलिटी तक पहुंचने के बाद फिर खुद को क्यों अनस्टेबल करेगी या फिर खुद को क्यों आगे मूव कराएगी। एंड डेफिनेटली अगर सोचकर देखो, तुम्हारे पास अगर एक वेल पेड जॉब तुम ले लेते हो तो फिर तुम क्यों आगे और स्ट्रगल करोगे, तुम वहीं पे रुक जाओगे। वही चीज यहाँ पे भी है, सबस्ट्रेट अगर ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचे और ट्रांजिशन स्टेट एक स्टेबल स्टेट हो तो कभी भी मॉलिक्यूल्स उसके आगे बढ़ने का सोचेगा ही नहीं। तो ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल स्टेट होता है, वहां पर एनर्जी बहुत हाई होती है। एनर्जी हाई होने के पीछे कारण भी है, सारे बॉन्ड तोड़ने हैं सबस्ट्रेट के, तो एनर्जी ज्यादा रहेगी तभी बॉन्ड टूट सकेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा और कोलिजन से वो इधर उधर भागेंगे और बॉन्ड बीच का टूट जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो दैट्स वाई ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल स्टेट है, वहां की एनर्जी बहुत हाई है, और देखो यहाँ का एनर्जी सबसे ज्यादा है, यहाँ का एनर्जी सबसे ज्यादा है, सही है। और मॉलिक्यूल्स को कम से कम वहां तक पहुंचना पड़ता है खुद को एक्टिवेट करने के लिए, तभी वो अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ के नए बॉन्ड के फॉर्मेशन की तरफ मूव कर पाती हैं। क्लियर हो गया ये बात, समझ आ रही है चीज, ओके। अब एक और चीज देखो जरा, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पर देखो सबस्ट्रेट का एनर्जी ये है, और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी एनर्जी यहाँ पहुंच जाएगी। मतलब पहले से जो फाइनल चीज आ रहा है उसका पहले सबस्ट्रेट जो एनर्जी था उससे भी कम एनर्जी हो गया है या ज्यादा एनर्जी हो गया है। श्योरली कम एनर्जी हो गया है। देख सकते हो सबस्ट्रेट का एनर्जी यहाँ है, प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ है, तो एनर्जी और कम हो गया है ना प्रोडक्ट का। मतलब जितना भी शुरुआत में जब सबस्ट्रेट था, वो शुरुआत में जितनी भी एनर्जी थी, फाइनली जब वो प्रोडक्ट बना तो उसकी एनर्जी और घट गई होगी, कम हो गई होगी, मतलब एनर्जी बाहर निकल गया होगा। और जब भी एनर्जी बाहर निकलता है तो एनर्जी के निकलने की प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ जो रिएक्शन का ग्राफ दिखाया गया है, ये ग्राफ
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सही है, क्या है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि यहीं पर अगर समझ के देखो, इस रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी निकला होगा, एनर्जी दिया नहीं गया होगा। जबकि इसी के अंदर देखो जरा, अगर एक चेंज कर दिया जाए, ये प्रोडक्ट अगर ऊपर हो जाए, थोड़ा सा भी ऊपर हो जाए सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में, तो उस केस में फाइनली प्रोडक्ट के पास एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा है, मतलब उस केस में एनर्जी दिया गया है, और वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप में से जितने लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई फिक्र की बात नहीं है, केमिस्ट्री में सीखोगे, कई बार पढ़ना है इसको। लेकिन आपको आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे ये चीज समझ आ गया हो कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो मतलब ओवरऑल एनर्जी निकली है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सो मतलब एग्जिट वर्ड से इसको साउंड करता है, ये ध्यान से सोचो, एक्सो वर्ड एग्जिट से साउंड करता है, मतलब कि एनर्जी निकाली गई है, बाहर गया एनर्जी। सही है, और यही अगर प्रोडक्ट का एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा होता तो उस केस में ये इंडोथर्मिक होता, इंडो इंटर, ठीक है, मैं यहां एक वर्ड लिख देती हूं, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ये आर है, इंडोथर्मिक। सही है, इंटर वर्ड, इंटर मतलब अंदर आना, सही है क्या? ओके। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है वो दोनों होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है, इंडोथर्मिक भी होती है। यहां जो ग्राफ है वो एक्सोथर्मिक का है। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब अपने चलते हैं, मैं तुमको एक और इंटरेस्टिंग चीज सिखाती हूं। कैटलिस्ट कभी भी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को जरूर चेंज करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता और घटाता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता और घटाता है, जो कि तुमने अभी देखा भी, लेकिन कभी भी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं करता। तो मैं इस पॉइंट को पहले लिखती हूं, फिर तुमको समझाती हूं, क्योंकि सारे टर्म तुम्हारे लिए अननोन है, तो ध्यान से सुनना। कैटलिस्ट, जिसको तुम एक्चुअली यहां पर एंजाइम की बात कर रहे हो, नेवर डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। ये कभी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। अब सबसे जो यहाँ पर टफ टर्म है हमारे लिए वो इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन है, पहले तो यही पता होना चाहिए, तब तो जाने डिस्टर्ब करने का मीनिंग क्या है ना? देखना जरा, सुनना, मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रही हूँ, उम्मीद है तुमको समझ में भी आएगा, ध्यान से सुनना। इक्विलिब्रियम का मतलब पहले समझाती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन है कि ए चेंजेस इनटू बी, है ना, यहाँ पर ए जो है वो बी में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर मान लो कि शुरुआत में जब t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड रहा होगा, मतलब अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ है प्रोसेस, तब इस कंटेनर में जहां पर ए का मॉलिक्यूल है वहां पर 100 मॉलिक्यूल पड़ा होगा इसका। सही है, और जो बी का मॉलिक्यूल है, चूंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो बी का 0 मॉलिक्यूल है वहां पे। ठीक है, फिर कुछ टाइम बढ़ा, रिएक्शन शुरू हो गया, और ए के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपको घट गए, और घट करके ये 90 हो गए, मतलब 10 मॉलिक्यूल यहां से बाहर जा चुका है, और वो कहीं और नहीं, एक्चुअली चेंज होकर के वो बी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है। सही है, फिर थोड़ा टाइम गैप और बढ़ा, थोड़े टाइम के बाद देखा गया तो ए का मॉलिक्यूल और घट चुका था, ये 80 पर शिफ्ट हो गया था, और बी का मॉलिक्यूल जो था वो 20 हो चुका था। सही है, फिर थोड़ा टाइम और बढ़ा, एंड देन ए का मॉलिक्यूल और कम हो गया था, और ये आपको हो चुका था 70, और बी का मॉलिक्यूल बढ़ करके हो चुका था 30। सही है, अब यहां से ध्यान से सुनना, जैसे ही ए का मॉलिक्यूल 70 हुआ और बी का मॉलिक्यूल 30 हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पर इसने, इस पॉइंट पर आकर के रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। क्या मतलब है इसका? क्या इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया मतलब? सुनना, अब अगर ए के मॉलिक्यूल को तुम एक भी कम कर दोगे, मतलब ए का मॉलिक्यूल अगर घट करके 69, 68, 67 कुछ भी हो, 70 से जैसे ही कुछ कम होगा, मान लो 67 हो गया घट करके, तो यहां से 3 मॉलिक्यूल उठा करके बी की तरफ चेंज कर दिया गया है, तो मतलब बी बढ़ करके 33 हो गया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ए के 3 मॉलिक्यूल जाकर के बी में कन्वर्ट हो गए, तो यहां से 3 मॉलिक्यूल घट गया, वहां से 3 मॉलिक्यूल बढ़ गया, तो जस्ट उसी सेकंड में
जस्ट उसी सेकेंड में वापिस से बी के 3 मॉलिक्यूल जो यहां से बढ़ा दिए गए थे, बी के जो 3 मॉलिक्यूल ए से आकर के बी में कन्वर्ट हो चुके थे, वो 3 मॉलिक्यूल को वापिस रिटर्न कर दिया जाएगा और बी का मॉलिक्यूल वंस अगेन 30 हो जाएगा और ए का मॉलिक्यूल वंस अगेन 70 हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? क्या बोला मैंने कहा कि जैसे ही 70 से 67 ये होगा, 68 होगा, 69 कुछ भी होगा, यहां पर जैसे यहां पे एक कम हुआ तो एक यहां बढ़ गया, यहां 3 कम हुआ तो 3 यहां बढ़ गया। जैसे ही यहां से मॉलिक्यूल 70 से एक भी, दो भी, 3 कितने भी मॉलिक्यूल बढ़ करके उस तरफ जाएंगे, उठ करके उस तरफ जाएंगे, तुरंत बी उठा करके ए की तरफ वापस उतने ही मॉलिक्यूल को फेंक देगा, बोलेगा नहीं अब नहीं चाहिए मेरे को, अब मेरे को नहीं चाहिए वो। सही है? इस पॉइंट को ही इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट, रिएक्शन के अंदर ऐसा पॉइंट जहां पे अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ओवरऑल कंसंट्रेशन घटना और बढ़ना बंद कर दे, उसमें कोई चेंज ना आए। जितना भी एक मॉलिक्यूल है वो टाइम के साथ अब चेंज नहीं होगा, वो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। वही बी का मॉलिक्यूल भी ना घटेगा ना बढ़ेगा, ए का घटेगा नहीं, बी का बढ़ेगा नहीं, मतलब उतने पर कांस्टेंट हो जाएंगे। मतलब रिएक्शन रुक गया क्या मैम? नहीं, रिएक्शन रुका नहीं है, अंदर में रिएक्शन चल रहा है। सोचो ए का एक भी मॉलिक्यूल अगर तुम तोड़ करके बी की तरफ लेके गए तो बी वापिस से उसको तोड़ करके ए बना देता है, तो अंदर में तो रिएक्शन चल रहा है, लेकिन ऊपर से ओवरऑल सब कुछ क्या दिखेगा? रुका हुआ नजर आएगा तुमको, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट नजर आएगा। तो ऊपर से सब कुछ जरूर रुक जाता है, लेकिन अंदर में रिएक्शन चल रहा होता है, और कुछ ऐसे चल रहा होता है कि वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ही इक्वल हो जाता है। क्या मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होने का? समझो, जब रिएक्शन यहां से यहां जा रहा है तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब सोचो जब रिएक्शन ये जब 70 से 67 बना तो तीन मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए थे एक सेकंड में, मान लो, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में प्रोडक्ट बना लिए थे वहां पर। जब ये रिएक्शन इधर से इधर आया अगले सेकंड में, तो उस समय ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और उधर से कितने को भेजा बी? अगर ए ने 70 से 67 किया, 67 किया, तो क्या बी ने 5 भेज दिया क्या बदले में मॉलिक्यूल? नहीं, जितना उसने 70 से घटा करके 67 में पहुंचाया था, तो जितने मॉलिक्यूल्स यहां से उठ करके गए थे उतने ही मॉलिक्यूल को उसने वापस भेजा। मतलब उस टाइम में भी ये अपने 3 मॉलिक्यूल्स को उठा करके यहां भेज दिया। मतलब फिर से यहां पर प्रोडक्ट चेक करो, 3 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड इस तरफ आ गए हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं हो गया क्या? हमने पढ़ा तो था डेफिनेशन कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, 3 मॉलिक्यूल्स एक सेकेंड में उस तरफ, 3 मॉलिक्यूल इस तरफ से उस तरफ, फिर से एक सेकेंड में ही आई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? दोनों तरफ से सेम हो चुका है। मतलब ये जो पॉइंट है, मैं यहां लिखती हूं जरा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया यहां पर? इक्वल हो गया है दोनों तरफ से। जितना ए बी में कन्वर्ट होगा उतना ही बी वापस से ए में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। समझ आई आपको मेरी बात? क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन का? अब इस पॉइंट को समझते हैं। अभी तो मैं इक्विलिब्रियम समझा रही थी आपको, ये केमिस्ट्री था। अब चलते हैं बायोलॉजी समझने, मतलब जो यहाँ का पॉइंट है वो समझने। इन्होंने लिखा कैटलिस्ट कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन को। क्या मीनिंग है इसका? समझना, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। इट, यहां पे मैं एक थोड़ा पॉइंट जोड़ लेती हूं, इट ओनली changes the रेट ऑफ रिएक्शन। ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पर अपना इन्फ्लुएंस करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ करता है, कभी इक्विलिब्रियम को छेड़छाड़ नहीं करता। मतलब समझो, अगर ये रिएक्शन ए से बी में कन्वर्ट हो रहा था और मान लो यहां पर कोई इंजाइम नहीं था, तो 100 से 90 मॉलिक्यूल, मतलब 10 मॉलिक्यूल यहां से उठ के यहां गए, ठीक है, फिर यहां से 10 मॉलिक्यूल उठ के यहां से यहां गए अगले सेकंड में। अगर यहां पर कोई इंजाइम यूज कर लिया जाता या कर लिया गया, इसी रिएक्शन में ए से बी जाते वक्त में अगर कोई इंजाइम यूज कर लिया गया, तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला स्टेप ही हटा देगा कैटलिस्ट। क्या करेगा? सीधे 20 मॉलिक्यूल्स को उठा के देखना जरा, 100 से सीधे 80 हो जाएगा, 100 से सीधे 80 हो जाएगा, 20 मॉलिक्यूल्स को उठा करके ये इस तरफ भेज देगा।
मतलब जहां अब ये और 2 सेकंड में भी नहीं, सिर्फ एक ही सेकंड में, मतलब जहां ये 1 सेकंड में केवल 10 मॉलिक्यूल उठ के बी की तरफ जा रहे थे, वहां 1 सेकंड में अब 20 मॉलिक्यूल उठ के बी की तरफ जाएंगे। मतलब फिर से सोचो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को फटाफट कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, मतलब स्पीड बढ़ा दिया रिएक्शन का। तो कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, उसको बढ़ा सकता है, उसको हेस्टेन करता है, कभी भी इक्विलिब्रियम को छेड़छाड़ नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, फिर से देखना जरा, ये जो आपका एंजाइम है, ये अगर ज्यादा बढ़िया, अगर खूब बढ़िया काम कर रहा है, क्या कर सकता है, मान लो ये 20 भी छोड़ दो, ऐसा हुआ, सीधे ये क्या किया, 100 से सीधे 30 मॉलिक्यूल्स को उठा करके बी में कन्वर्ट कर दिया, ये भी नहीं रखा, मतलब सिर्फ 1 सेकंड के अंदर सीधे 30 मॉलिक्यूल्स को इसने क्या कर दिया, 30 मॉलिक्यूल्स को इसने क्या कर दिया, उठा करके बी में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली जहां 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल जा रहा था, वहां अब 1 सेकंड में 30 मॉलिक्यूल उठ करके ए से बी की तरफ चला गया, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। लेकिन जैसे ही यहां पर 70 और यहां पर 30 हो जाएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। और अब इस इक्विलिब्रियम में फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। अगर 70 से तुमने एक मॉलिक्यूल भी ए का उठा करके बी की तरफ भेजा, तो बी वापिस उस मॉलिक्यूल को ए की तरफ फेंक देगा। मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम पहले भी इसी पॉइंट पर अचीव होता था, अभी भी उसी पॉइंट पर अचीव हो रहा है, बस एक फर्क आया है। सोच कर देखो, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो गया, जहां इक्विलिब्रियम 3 सेकंड के बाद अचीव होता था, वहां इक्विलिब्रियम बस 1 सेकंड के बाद अचीव हो गया। तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव कराने में हेल्प करता है, न कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि कैटलिस्ट किस तरह का रोल प्ले करता है किसके साथ। क्लियर है क्या? और आज का एक आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखना जरा, क्या ग्रेटर एफिनिटी, ग्रेटर एफिनिटी ऑफ एंजाइम, मैं ई से लिख रही हूं इसको, है ना, ग्रेटर एफिनिटी ऑफ एंजाइम विथ सबस्ट्रेट, it increases its catalytic activity, catalytic activity, activity as well as speed of reaction। बात ओवरऑल तुम जानते हो, बस थोड़ा सा एनसीईआरटी का पॉइंट है इसलिए लिख रही हूं। जितना बढ़िया एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ ताल्लुकात अच्छा होगा, जितनी बढ़िया एफिनिटी होगी, दोनों के संबंध अच्छे होंगे, उतना बढ़िया कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा एंजाइम, मतलब उतना फास्ट सबस्ट्रेट को उठा करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को उतना तेजी से प्रोसीड करेगा, उतना बढ़ा देगा। सही है क्या? रिएक्शन उतना तेजी से प्रोसीड करा लेगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सही है, सिंपल सी बात है, पहले से भी जान चुके होते तुम अब तक। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी वो एंजाइम के बारे में थी, और हमने लगभग हर बात सीख ली है। नेक्स्ट क्लास में फैक्टर्स को जानेंगे, ठीक है, और तब तक ये सारा टॉपिक आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। एनसीईआरटी को डेफिनेटली 2 बार रीड कर लेना, सारे टर्म समझ लेना, और यहां से सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है, 1 से 2 बार भी वीडियो देखना पड़े तो वो भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।